हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी सब तो यही दिया हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। आज जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमें ये सिखाया जाएगा कि जो बड़े आंकड़े होते हैं उनको हम संक्षिप्त रूप में करके, मतलब छोटे रूप में करके, और उनका समुच्चय बना के, समुच्चय मतलब होता है समूह, मतलब ग्रुप बना के, किस तरीके से हम उनका औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि बताए जाते हैं ना, क्लास के औसत अंक या किसी भी चीज़ का औसत कैसे निकाला जाता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, माध्य माध्यिका बहुलक। इसके बारे में ही हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि बेजू एक किसान है। वह बिहार के बक्सर ज़िले के बालमपुर गांव में अपने खेत में खाद्यान्न का उत्पादन करता है। खाद्यान्न मतलब क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, टमाटर, कुछ भी मतलब खाने की चीज़ें, ठीक है। उस गांव में 50 छोटे कृषक हैं। कृषक कौन होते हैं? किसान, जो मतलब उसके जैसे और भी लोग हैं, ठीक है। बेजू के पास 1 एकड़ भूमि है। ये भूमि को नापने का पैमाना होता है। आप बालापुर के किसानों की आर्थिक स्थिति जानने में रुचि रखते हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे, आप जानना चाहते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो क्या है। आप बालापुर गांव में बेजू की आर्थिक स्थिति की तुलना करना चाहते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है, घरेलू स्थिति कैसी है। इसके लिए आपको बालापुर गांव के दूसरे किसानों की जोतों के आकार के साथ बेजू की जोत के आकार का तुलनात्मक मूल्यांकन करना होगा। जोतों का आकार क्या होता है? जिस जगह पे खेती होती है ना, उस जगह को कहते हैं, उनका जो आकार होता है वो जितनी बड़ी होती है उसको कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये सब जानना पड़ेगा। नंबर 1, सामान्य अर्थ में औसत के ऊपर है, मतलब बेजू की जो ज़मीन है, खेती है, वो औसत के ऊपर है या नहीं, इसके लिए हमें माध्य निकालना पड़ेगा। आधे किसानों की जोतों के आकार से अधिक है, मतलब माध्य का, और अधिकतर किसानों की जोत से अधिक है, मतलब बहुलक। तो यहाँ पे हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालनी पड़ेगी। वो हमें किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन में समझाऊंगी। बहुत इजी है, आप घबराइए मत। इसकी सिर्फ थ्योरी टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बेजू की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए आपको बालापुर गांव के सभी किसानों की जोतों के आंकड़ों के संपूर्ण समुच्चय का संक्षेपण करना होगा। मतलब किसके पास कितनी जोतें हैं, कितना बड़ा खेत है, कितने बड़े खेत पर वो मतलब खेती करते हैं, इन सब के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। एक जने का औसत निकालने के लिए सबका पता लगाना पड़ेगा, तो इसके आंकड़े काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सी विधि यूज़ करेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है कि हम उसका समांतर माध्य निकालें, माध्यिका निकालें और बहुलक निकालें। तो इससे हमें पता चल जाएगा किस तरीके से। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 अन्य प्रकार के औसत और भी होते हैं। वैसे तो हमने 10th में भी ये 3 ही पढ़े थे और अब भी ये 3 ही पढ़ेंगे। 2 और होते हैं, कौन कौन से? ये होते हैं ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह और कुछ अलग ही स्थिति में काम आते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर हम समांतर माध्य। समांतर माध्य कहें या फिर खाली माध्य, एक ही बात है। इसको हम इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे हमने 6 परिवारों की मासिक मतलब मंथली इनकम ली है। जैसे कि एक है 1600, फिर 1500, फिर 1400, फिर 1525, 1625 और 1630। अब ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए टोटल 6। अब इसका हमें मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? माध्य का फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी हमें ये दिए हुए हैं प्रेक्षण, इनका योग और बट्टे इनकी संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब सबको प्लस कर देना, और इनकी संख्या कितनी इनकी गिनी? अभी मैंने गिनी थी 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जब इसको हम डिवाइड करके काटेंगे तो आंसर 1547 रुपये आएगा। इससे हमें पता चलता है कि औसतन एक परिवार की जो आय है मंथली वो 1547 है। ओके। माध्य के सभी प्रेक्षणों के मूल्य के योगों को उनकी कुल संख्याओं से विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे कुछ इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं x बार। ये जो x के ऊपर डंडा सा लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं x बार। और बार का मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जितने भी है x1 x2 x3 ऐसे कर करके xn तक। xn तक का क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी प्रेक्षण होंगे, मतलब कितने भी हो सकते हैं, उन सबका योग जो है x बार कहलाएगा। और n जो है वो प्रेक्षणों की संख्या होती है, हमने पहले ही बताया था।
तो x बार का फॉर्मूला ये होता है कि x1 x2 प्लस xn तक बट्टे n, ठीक है, और n प्रेक्षणों की संख्या होती है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला समझाया गया है आपको, ठीक है। ये x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। हम जानते हैं कि सिग्मा x का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सिग्मा मतलब योग होता है कि सबको जोड़ना है हमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा था ऐसे ही यहाँ पे हमें सबको जोड़ना है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जब आप इसको करेंगे तो ये भी बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं समांतर माध्य का जो परिकलन है वो कैसे किया जाता है, मतलब इसके कितने तरीके होते हैं, कितनी विधियाँ होती हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, असामूहित और सामूहित, ठीक है। तो सबसे पहले हम असामूहित पढ़ते हैं। असामूहित में भी 3 विधियाँ होती हैं और सामूहित में भी 3 विधियाँ होती हैं। पहले हम असामूहित की 3 विधि पढ़ेंगे, जिसमें से पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जिसे हम सीधी विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए किसी श्रृंखला के सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले किया है कि सारे प्रेक्षणों का योग करना है और फिर बट्टे में उसकी संख्या लिख के उसको विभाजित कर देना है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक बच्चों के ये मार्क्स हैं, किसी के 40, 50, 55, 78, 58, इन सबको हमने क्या करा है प्लस बट्टे में उसकी संख्या, कितनी संख्या टोटल 1 2 3 4 5 और इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये विधि मैंने जल्दी इसलिए समझा दी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बार बार ऐसे करने से। अब हम सेकंड विधि पढ़ते हैं, कल्पित माध्य विधि। ये क्या है, नाम याद रखिएगा आप सबका। अभी जो हमने प्रत्यक्ष विधि की बात करी थी उसमें क्या था, उसमें आंकड़े 4, 5, 10, 12 ऐसे होते हैं, उनको तो हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें पूरी दिल्ली के बच्चों के मार्क्स दे दिए जाएं तो करोड़ों आंकड़े बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आंकड़े हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़े आंकड़े दे दिए जाएं तो क्या हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे? क्या हम करोड़ों मार्क्स जो हैं उन सबको जोड़ेंगे? या कोई भी आंकड़ा हो, मान लीजिए 1000 परिवार दिए जाएं तो उन सबको हम 1000 जोड़ने बैठेंगे, ऐसे 25 प्लस 1630 प्लस 1530 ऐसे करके, मतलब 1000 बार उसको जोड़ेंगे और फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो है ये वाली कल्पित विधि का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी एक को जो है माध्य मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी विशिष्ट अंक को अपने आप से या अपने अनुभव से, मतलब तजुर्बे से माध्य मान लेते हैं, जिसको हम ए कहते हैं। कल्पित माध्य मतलब जिसको हमने माना है। तो ए इज इक्वल टू होता है कल्पित माध्य, मतलब अपने आप से खुद से माना गया माध्य। एक्स होता है व्यष्टिगत प्रेक्षण, एन होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या जैसे कि पहला था, और डी होता है एक्स माइनस ए, मतलब व्यष्टिगत प्रेक्षण में से अगर कल्पित माध्य घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं जब टेबल में समझाऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है ई सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए। तो इसका फाइनल फॉर्मूला ये बना, ठीक है, ये सिग्मा बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। तो सिग्मा बार निकालने के लिए हमें ए चाहिए, सिग्मा डी चाहिए और एन चाहिए। ये सारे हम पहले से निकाल के रखेंगे तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य हम किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। जो हमें इजी लगे उसको हम कल्पित माध्य चुन सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम यहाँ पर समझेंगे। निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दिखाते हैं, मतलब उनकी हफ्ते की आय दिखाते हैं कि एक सप्ताह में वो कितने कमाते हैं। तो परिवार हमें कुछ ऐसे दिए गए हैं, का खा गा घड़ा चा छा जा झड़ा, इस तरीके से। और साप्ताहिक आय हमें रुपए में दी गई है, ये 850, 700, 100, 750, 5000 इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसकी एक टेबल बनाएंगे। पहले परिवार लिखेंगे। परिवारों के नाम हमें क्या दिए गए हैं, का खा गा घड़ा चा छा जा झड़ा, ये वाले, ठीक है। उसके बाद आय हमें दी हुई है तो आय लिख लेंगे, ये 850, 700, 500, 5000 जो भी हमें दी गई है ये सारी आय लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं एक्स। जो हमें ये आंकड़ा दिया हुआ होता है प्रेक्षण, इनको हम कहते हैं एक्स। अब हम निकालेंगे डी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स हमें पता है ये है, और ए हम क्या करेंगे, ए मतलब कल्पित माध्य जो हमें अपनी मर्जी से मानना है। तो यहाँ पे जो इन्होंने माध्य माना है वो फर्स्ट वाले को ही मान लिया, 850 को। 850 को इन्होंने कल्पित माध्य माना है अपनी मर्जी से। आप कोई भी मान सकते हैं, 80 मान लीजिए, 360 मान लीजिए, जो भी है। इसमें 5000 मान लीजिए, और परेशानी हो जाएगी लिखने में। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो और परेशानी हो जाएगी, इसलिए जो संख्या आपको सीधी सीधी लगे, इजी लगे, उसको मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 850 को मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x में से a घटाना है। x क्या है हमारा 850, और a क्या माना है हमने 850। 850 में से 850 गए तो कितने बचे, 0। ऐसे ही नीचे वाले में x क्या है हमारा 700, और कल्पित माध्य 850। 700 में से 850 गए
कितने बचे? माइनस के 150, क्योंकि 700 में से 850 तो जा नहीं सकते, तो उल्टा घटा दो, 800 में से 850 में से 700 घटा दो, तो कितना बचेगा? 150। लेकिन किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि हम कम संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो निशान माइनस का आएगा। आई होप आपको 10th क्लास के मैथ्स के रूल्स याद होंगे। ये मैथ्स के रूल्स होते हैं, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो निशान माइनस का आता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 100 में से 100 हमारा x है और a हमारा 850, 100 में से 850 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 750। किसके? माइनस के, क्योंकि हमारी माइनस की संख्या बड़ी है। 750 में से 850 जाएंगे तो माइनस के 100। ऐसे ही 5000 में से 850 जाएंगे तो 4150, लेकिन ये प्लस के, क्योंकि 5000 बड़ा है। आया ये समझ में? ऐसे ही ये सारे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा x माइनस a मतलब d बन गया, और फिर यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पे d अपॉन में n। n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। कितनी है प्रेक्षणों की संख्या? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? 10। तो यहाँ पे हम d कुछ इस तरीके से निकालेंगे, d अपॉन में n है ना, d हमारा क्या है? 0, अपॉन में 10 करेंगे तो 0 का 0, d यहाँ पे क्या है? -150, अपॉन में 10 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, -15। ऐसे ही -750, अपॉन में 10 करेंगे तो कितना बचेगा? 75। ऐसे ये सारा निकाल लेंगे और इसका योग निकाल लेंगे। अब हमें ये सारा पता चल चुका है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कल्पित माध्य विधि के प्रयोग का। समांतर माध्य क्या फॉर्मूला होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन में n। a हमारा है 850 प्लस d अपॉन में n हमारा टोटल कितना आया है? 2660 बट्टे में 10। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1116 रुपये आएगा। हम चाहे किसी भी विधि से ये निकालें, लेकिन हमारा आंसर यही आएगा। तीनों में से हम कोई भी विधि यूज़ कर सकते हैं। अगर कम आंकड़े हैं तो सिंपल वाली विधि यूज़ कीजिए, ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं तो ये वाली विधि यूज़ कीजिए। ठीक है, अब हम थर्ड विधि के बारे में पढ़ते हैं, पद विचलन विधि। ये क्या है? कल्पित माध्य से लिए गए सभी विचलनों को समापवर्तक मतलब c से विभाजित करके और भी सरल बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्याओं से बचना है, कि जो हमें बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं, ये इसलिए ये विधि है ताकि उनको छोटा किया जा सके। उदाहरण के लिए d इज इक्वल टू x माइनस a होता है, तो d डैश को ज्ञात करें। अगर हमें d पता है तो हमें यहाँ पे d डैश को ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। अभी मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। ये इसमें ये फॉर्मूला लगता है, d डैश इज इक्वल टू होता है d अपॉन में c, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस a अपॉन में c। बात एक ही है, क्योंकि d हमारा कैसे निकलता है? x माइनस a, तो हम d डैश को x माइनस a अपॉन c भी लिख सकते हैं और d डैश को d अपॉन c भी लिख सकते हैं। मर्जी आपकी है, कुछ भी लिखिए। d अपॉन c भी अगर लिखेंगे तब भी हमें dx माइनस a करके ही निकालना पड़ेगा। ये समझाने की बात है, ठीक है। इसका सूत्र नीचे दिया गया है। ये इसका सूत्र ये होता है, मीन निकालने का, मध्य निकालने का, सिग्मा बार x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश, ये ऊपर जो लगा हुआ है इसको डैश बोलेंगे, अपॉन में n और मल्टीप्लाई बाय c। अब ये c क्या है? c मतलब होता है समापवर्तक, और n मतलब होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, जो हम जानते हैं। a मतलब होता है कल्पित माध्य, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब मैं इस विधि को आपको करके दिखाऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस प्रकार आप पद विचलन विधि द्वारा उदाहरण 2 में दिए गए समांतर माध्य का परिकलन कर सकते हैं। जैसे कि सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या था? a हमारा 850 प्लस e डैश कैसे निकलता है? मैंने ऊपर बताया था कैसे निकलता है, x माइनस a अपॉन c। तो x माइनस a हमारा क्या निकला था? 266 अपॉन में c मतलब 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब n, तब भी हमारा यही निकलेगा 1116। मतलब ये कि हम इसको किसी भी विधि से करें। देखिए, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तुम्हें समझाने की, आप सबको समझाने की, लेकिन अगर आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, सामूहिक आंकड़ों का परिकलन। वो हमने असामूहिक की 3 विधियाँ पढ़ी थी, अब सामूहिक की पढ़ेंगे। इसकी भी वही विधि हैं। पहले प्रत्यक्ष विधि। यदि श्रृंखला विविक्त है तो प्रत्येक विविक्त मतलब मैंने पहले बताया था ना
स्वतंत्र और विविक्त, विविक्त जिसमें पूरे पूरे चर आते हैं। इससे जो मान प्राप्त होंगे उन्हें जोड़ा जाता है कुछ इस तरीके से। सिग्मा बार इसका फॉर्मूला ये होता है, सिर्फ आप फॉर्मूले याद रखिए, आपको याद रहेगा, आपको थ्योरी भी याद रहेगी अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो। सिग्मा बार इज इक्वल टू होता है एफ एक्स अपॉन में एफ। अब ये हम एफ एक्स कैसे निकालते हैं ये हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, एक आवासीय कॉलोनी में भूखंड केवल 3 आकारों में मिलते हैं, 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर एवं 300 वर्ग मीटर, तथा भूखंडों की संख्या कुछ इस प्रकार दी गई है। तो हम इसमें सारणी में देखिए, भूखंडों का आकार हमें ये दिया हुआ है 100, 200, 300, भूखंडों की संख्या 250, 10। तो इसे हम मानेंगे x, इसमें हमें 2 वो दिए हुए होते हैं और इसको हम मानेंगे f, ठीक है। और एफ एक्स मतलब इन दोनों की गुणा करनी है, एफ एक्स के बीच में कोई निशान नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। 100 और 200 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 2000, 200 और 50 की करेंगे 5 दूनी 10 और 2 0 पीछे, तो ये आएगा 10,000। 3 कम 3 और 3 0 ये आएगा 3000। इन दोनों की ऐसे गुणा करनी है। अब हमें निकालना है यहाँ पे डी डैश। डी डैश हमारा क्या होता है, x माइनस ए अपॉन में c। ये सारा रफ काम आपको अलग पेपर पे करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, x माइनस ए, यहाँ पे x क्या है 100, a क्या है, a हम इसमें से किसी को भी मान लेंगे, 200 को मान लिया है, और अपॉन में c में हम 100 लेंगे। ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे और जब हम इसमें इसे फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये हमारा 126.92 वर्ग मीटर आएगा। अब इसमें ही हम देखते हैं कल्पित माध्य विधि। जैसा पहले बताया जा चुका है, व्यष्टि श्रृंखला में कल्पित माध्य विधि के प्रयोग द्वारा परिकलन को थोड़ा संशोधित करके सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मद की बारंबारता f दी गई है, वहाँ पे x दिया हुआ होता है, यहाँ पे f दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी स्क्रॉल करके साइड में जाते हैं। यहाँ पे हमें FD को ज्ञात करने हेतु हमें प्रत्येक विचलन D को बारंबारता से गुणा करते हैं। इसमें हमें सिग्मा FD मिलता है। अगला चरण सभी बारंबारताओं का योग करके सिग्मा F प्राप्त करना है। इसके बाद हमें सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F ज्ञात करना है। ये वाली विधि थोड़ी बड़ी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ये विधि और इसके नेक्स्ट विधि, और अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है, कम से कम 3 वीडियो में कवर होगा। ये सारी विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेन पेपर से करके दिखाऊंगी खुद। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, लेकिन आप लोग लाइक तक नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियो। हमें अच्छा लगता है देख के कि हमारी वीडियो लाइक की जा रही है, इतने लोगों को पसंद आ रही है। अगर नहीं करना आता तो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ से ऐसे आपको लाइक करना है, यहाँ से सब्सक्राइब करना है और ये बेल दबा देनी है ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आ जाएँ।